क्या देखेंगे आज? यस, देखिए ये सेल हम लोग था, याद है? सेल के सेंटर में एक स्ट्रक्चर देखे थे, इस स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे थे? न्यूक्लियस। इस स्ट्रक्चर को जब हम लोग बाहर निकालेंगे, न्यूक्लियस को जब बाहर निकालोगे, ठीक है, तो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो न्यूक्लियस दिखेगा कि 2 लेयर का है। हाँ, जैसे गेंद देखते हैं ना, उस तरह से बॉल होगा, उसमें बहुत सारे छिद्र होंगे, ठीक है, और ये 2 लेयर का स्ट्रक्चर दिखेगा। ये 2 लेयर के क्या? हाँ, ये 2 लेयर के इस तरह से ये स्ट्रक्चर दिखेगा। इस तरह से, ठीक है। इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर एक फ्लूइड वाला मटेरियल दिखेगा। क्या? एक फ्लूइडी मटेरियल दिखेगा, ठीक है। और इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर दिखेगा छोटा सा, इसके अंदर एक और छोटा सा स्ट्रक्चर दिखेगा। क्लियर है? और साथ में इसमें एक और स्ट्रक्चर दिखेगा, एक लंबा सा इस तरह से थ्रेड लाइक, मतलब धागे की तरह एक स्ट्रक्चर लंबा सा इसमें दिखेगा। बहुत सारे स्ट्रक्चर दिख गए, ठीक है। सबसे बाहर जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये दोनों, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को गौर से देखेंगे तो सबसे बाहर वाला है ये आउटर है, और सबसे अंदर वाला ये इनर है ना। जो बाहर है वो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो अंदर है वो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, और जो बाहर होगा वो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, इसके अंदर जो एक स्ट्रक्चर बनाया हूं इसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, समझ में आ रहा है? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, और इसके अंदर जो फ्लूइड है, तरल पदार्थ जो फ्लूइड है, ये इसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस का प्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म, जिस तरह साइटोप्लाज्म था, सेल का प्लाज्म साइटोप्लाज्म, इस तरह न्यूक्लियस का प्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म। क्यों? हाँ, प्लाज्मा फ्लूइड होगा। ये फ्लूइडी मटेरियल जैसे साइटोप्लाज्म होता है ना, सेम ही ये भी है। नाम चेंज हो जा रहा है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है और वो सेल के अंदर था, ठीक। और ये जो पोर देख रहे हो, जो छिद्र देख रहे हो, इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोपोर, न्यूक्लियस के पोर, न्यूक्लियोपोर। और जो लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये इसे बोलते हैं क्रोमैटिन। ये जो लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसे क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। हाँ, करवा देंगे, ठीक। तो ये दो इसमें देखेंगे न्यूक्लियस के अंदर, तो जो स्पेशली दिखेगा न्यूक्लियस के अंदर सबसे बाहर लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन जो खुद 2 लेयर का बना होगा, आउटर और इनर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे बहुत सारे छिद्र हैं, पोर हैं, तो न्यूक्लियोपोर, पोर छिद्र है, तो इसके अंदर एक फ्लूइड है न्यूक्लियोप्लाज्म,
और इस फ्लूइड में एक धागा की तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, क्रोमैटिन। ठीक है, अब बच गया एक और छोटा सा स्ट्रक्चर इसके अंदर है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, तो एक न्यूक्लियस के अंदर हमें इतना सारा स्ट्रक्चर मिलेगा। समझ में आ रहा है? फिगर में हो जाएगा टिपिकल डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस। हो गया? एक घंटा लगेगा सर आपको? हो गया? देखो अभी तक वापस फिर सेल पे आते हैं। सेंटर में न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस के पास में देखेंगे एक छोटा सा इस तरह से एनवेलप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के अंदर दो स्ट्रक्चर होता है और छोटा सा, क्या? जैसे ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग सेंट्रोसोम की, और इसमें दो और स्ट्रक्चर होता है छोटे छोटे। इस दोनों स्ट्रक्चर को सेंट्रियोल्स कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स समझ में आया? अब देखो, सेल डिवीजन के समय सब जब सेल 1 से 2, 2 से 4 होते रहता है, हम लोग को बॉडी ग्रोथ करता है सेल डिवीजन में। दो तरह का ग्रोथ होगा। अगर ये सेल का साइज बढ़ेगा या सेल का नंबर बढ़ेगा तो हमारे शरीर में ग्रोथ दिखेगा। एक सेल 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 12 होगा तो, और नहीं तो सेल का साइज बढ़ेगा तभी ग्रोथ दिखेगा। ठीक है, तो मोस्टली हम लोग में देखते हैं ग्रोथ सेल का नंबर बढ़ता है। जो बच्चा पैदा लेता है उसमें सेल का संख्या कुछ और होगा, हम लोग में सेल की संख्या कुछ और है, यानी सेल का नंबर बढ़ता है। अरे समझ में? तो सेल का नंबर बढ़ने के लिए इसका और इसका होना बहुत ज़रूरी है, ये दोनों को। हाँ, कैसे? ये देख लो। जब सेल डिवीजन के समय होता क्या है कि ये सेंट्रोसोम का जो आउटर लेयर है ये डिस्ट्रॉय होने लगता है, टूटने लगता है, और जो इसमें सेंट्रियोल है वो फ्री हो जाता है। क्या? सेंट्रोसोम के अंदर है सेंट्रियोल, है ना? और ये सेंट्रियोल धीरे धीरे मूव होकर सेल के दूसरे पोल पे जाता है, दोनों एंड पे। क्लियर है? तो बचा एक सेंट्रियोल सेल के एक एंड पे, दूसरा सेंट्रियोल सेल के दूसरे एंड पे। इसी टाइम में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी टूटता है। क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटता है।
और ये क्रोमेटिन, ये जो क्रोमेटिन अभी देखें, ये जो रेड कलर का है ये क्या है? क्रोमेटिन। ये सारी चीज़ें कब हो रही है? सेल डिवीजन के समय। जब सेल डिवाइड हो रहा है तो सारी चीज़ें सेल डिवीजन के समय हो रही है कि सेंट्रोसोम का आउटर लेयर टूट का सेंट्रियोल फ्री हुआ और एक सेंट्रियोल दूसरे एंड पे गया। ठीक, इसी समय न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन भी टूटना शुरू हो जाएगा और ये क्रोमेटिन साइटोप्लाज्म में फ्री होगा। ठीक है, क्रोमेटिन छोटे छोटे पार्ट में टूटता है। अब तो ये छोटे छोटे पार्ट में टूटेगा, इसे हम लोग बोलेंगे क्रोमेटिड। क्या बोलेंगे? क्रोमेटिड। ठीक है, अब एक पेयर क्रोमेटिड आपस में मिलेगा तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर होगा क्रोमोसोम। ये क्या है? ये छोटे छोटे पार्ट में टूट गया। ठीक है, तो एक क्रोमेटिड दूसरे क्रोमेटिड के साथ मिलेगा तो ये स्ट्रक्चर बनेगा क्रोमोसोम। क्या बनेगा? क्रोमोसोम। तो सेल डिवीजन के समय ये क्रोमोसोम्स हम लोग के बॉडी में, हम लोग का बॉडी के सेल में कितना बनता है? 46। कितना बनता है? 46। अब समझ में आया क्रोमोसोम? हाँ, तो क्रोमेटिन एक लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसके टुकड़े को क्रोमेटिड बोले और एक पेयर क्रोमेटिड आपस में मिलेगा तो बनाएगा क्रोमोसोम। क्लियर? ये क्रोमेटिन, क्रोमेटिड या क्रोमोसोम ये जीन से बना होता है। किससे बना होता है? जीन से। तो इसीलिए इसे हम लोग जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, जेनेटिक मटेरियल्स कहते हैं। इसके पास हमारे बॉडी का सारा ट्रेड्स यानी कैरेक्टर होता है। आवाज़ कैसा होगा, साउंड का क्वालिटी कैसा होगा, हाइट कैसा होगा, वेट कैसा होगा, इंटेलिजेंस, सब चीज़ इसी के अंदर होता है। अब यही वन पेरेंट टू अनदर पेरेंट ट्रांसफ़र होता है। याद करो हम लोग रिप्रोडक्शन में फिर इसके आगे का कहानी देखे थे कि क्रोमोसोम्स 46 होता है, जिसमें से 44 प्लस XY लिखते हैं या 44 प्लस XX लिखते हैं, है ना। और यही जब क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है तो सेल को हम लोग गैमिट बोलते हैं, जिसके अंदर 22 प्लस X 22 प्लस Y होता है। इसे याद है सारी कहानी। इसके बाद का यानी गैमिट का फॉर्मेशन भी सेल डिवीजन के समय ही होता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, ये क्रोमेटिड क्रोमोसोम ऐसे सब क्लियर है। आप देखो, ये अगर क्रोमोसोम्स को अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो दिखेगा कि ये क्रोमेटिड का जो पार्ट्स है आपस में इस तरह से बाइंड किया है। ठीक है, ये इसे हम लोग सेंट्रोमेयर बोलते हैं। जहाँ पे ये जुड़ता है क्रोमोसोम्स उसे हम लोग सेंट्रोमेयर बोलते हैं। यानी एक क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड है, दूसरे क्रोमेटिड के साथ जहाँ पे जुड़ेगा तो उस जंक्शन को हम लोग सेंट्रोमेयर कहेंगे। और ये क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है और इस वाले पार्ट को आर्म्स कहेंगे यानी बाजू। ठीक है, अरे अब एक जीन की बात कर रहे थे। जीन को जब सीधा करेंगे तो एक इस तरह से हम लोग को स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसे हम लोग DNA कहेंगे। ये आगे जाके हम लोग स्टडी करेंगे। और इसी को आपस में लेके कॉइल फॉर्म में कर दोगे, जीन हो जाएगा। और बहुत सारा जीन का मॉलिक्यूल आपस में एक साथ अरेंज होकर एक लंबा चैन बनाएगा तो क्रोमेटिन हो जाएगा। याद रखना, क्रोमेटिन सेल डिवीजन के पहले है। सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तब क्रोमेटिड और क्रोमोसोम्स बनता है। याद क्लियर है? और ये सारी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर को ट्रांसफ़र कराने के लिए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। समझ में आ रही है सब? अब आते हैं, अभी सारे चीज़ मिटाता हूँ। अब इस वाले पॉइंट पे आ जाइए। ये एक सेंट्रियोल यहाँ, एक सेंट्रियोल यहाँ। क्रोमेटिड अब बना
क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स, रफ डायग्राम मैं बना दे रहा हूँ क्रोमोसोम्स, ठीक है। यह इस तरह से हमारे बॉडी में एक नॉर्मल सेल में देखेंगे तो 46 क्रोमोसोम बनेगा, जिसमें 44 सोमैटिक क्रोमोसोम्स होगा और लास्ट का 2 क्रोमोसोम्स सेक्स क्रोमोसोम्स होगा। ये 2 क्रोमोसोम्स डिटरमाइन करेगा कि जेंडर मेल होगा या फीमेल होगा, और ये आपका डिटरमाइन करेगा कि बॉडी कैसा होगा। क्लियर? अब देखो साइटोप्लाज्म में क्रोमोसोम्स अब विजुअल हो गया, दिख रहा है, तब इससे छोटा छोटा इस तरह से रे लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा, पतला पतला धागा लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा, और ये धीरे धीरे बड़ा होकर क्रोमोसोम्स का के सेंट्रोमियर से जुड़ेगा, याद ना। इस स्ट्रक्चर को सेंट्रोमियर कह रहे थे, इससे जुड़ेगा, यहाँ से भी निकलेगा और ये आपस में इसके साथ जुड़ेगा। इस जो रे निकल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। क्या बोलते हैं? फाइबर्स, पतला पतला धागा की तरह है तो स्पिंडल फाइबर्स इसको बोल रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ रही? अब ये क्या करेगा कि दोनों सेंट्रियोल से जो स्पिंडल फाइबर निकला है, जो सेंट्रोमियर से जुड़ा है, उसे अपनी तरफ खींचेगा। इसके कारण क्रोमोसोम्स का आर्म्स एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगा, ओवरलैप करके ये टूट के अलग होगा, ठीक है। ओवरलैप करके ये टूट के अलग होगा। जैसे ही ये टूट के अलग होगा तो इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा। अब क्रोमोसोम्स का एक प्रॉपर्टी होता है डुप्लीकेशन। क्या होता है? डुप्लीकेशन। अब ये जो टूट के अलग हुआ है ये अपना फिर डुप्लीकेट बनाना शुरू करेगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इधर भी उतना और इधर भी उतना। अब सेल में क्या होगा कि सेल धीरे धीरे इस तरह से डिवाइड करेगा, फिर धीरे धीरे डिवाइड करेगा, ये धीरे धीरे डिवाइड करके एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वापस फिर अपना न्यूक्लियस बनाएगा और ये अपना डुप्लीकेट बना के सेंट्रोसोम बना लेगा, फिर एक सेल 2 सेल में हो जाएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहता है। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होते रहता है, ठीक है। इसके अंदर डुप्लीकेशन के प्रोसेस के द्वारा ये सारा सेल्स अपना जो लॉस वाले पार्ट है, यानी एक दूसरे को खींचने के बाद जो ओवरलैप होने के बाद सेपरेट हुआ, उसका वो डुप्लीकेट बनाना शुरू करता है। तो जीन का अरेंजमेंट जैसे तैसे हो जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए क्रोमोसोम्स है तो जीन का अरेंजमेंट मान लिया जाए ऐसे है। कुछ जीन का हम आइडेंटिफाई करने के लिए ABCD ऐसे नंबर दे दिया। ये जब आपस में खींचेगा तो ओवरलैप होगा, तो हो सकता है कि ये D टूट कर यहाँ पे आ जाए, ये H टूट कर यहाँ पे आ जाए और ये B यहाँ पे हो जाए। जब इसका डुप्लीकेट बनेगा तो फिर ये बनेगा AICGFDHB। हाँ, क्लियर? एक बार देखो, है वही जो पहले था लेकिन एक न्यू पैटर्न में अरेंज हो गया। इसके कारण हम लोग में वेरिएशन दिखेगा। क्या दिखेगा? वेरिएशन है एग्जैक्ट पेरेंट्स का ही, लेकिन चेंज देखा, वेरिएशन। एक गुलाब का पौधा देखें, उसमें देखना पेटल्स, जो कलर वाला पार्ट होता है उसको पेटल्स बोलते हैं। सारा गुलाब का पैटर्न अलग होता है वो गुलाबी पैटर्न अलग होता है। तो थोड़ी सी जो चेंजेज होना उसे ही वेरिएशन कहते हैं। ह्यूमन में देख लिया जाए तो हम लोग का बॉडी शेप सबका शेप ही है, ये वही सर है, 2 हाथ 2 पैर जैसा बॉडी दिखना चाहिए, एग्जैक्ट सेम है। लेकिन चेंजेस क्या हो जाता है, किसी का साउंड क्वालिटी अलग है, किसी का स्किन का
कलर अलग है, किसी का आयरिस कलर, ये दैट इज वेरिएशन। वेरिएशन करने का मतलब है कि एक पॉपुलेशन के अंदर यानी इंडिविजुअल्स में देखेंगे डिफ्रेंशिएट मिलेगा, वो वेरिएशन है, समझ में। जैसे एक जाति के अंदर अगर बहुत सारे चेंजेस दिख रहा है तो वो वेरिएशन है। जैसे कुत्ता एक प्रजाति का है ना डॉग, तो डॉग में भी देखिएगा किसी का कलर अलग है, किसी का साउंड क्वालिटी अलग है, तो ये ट्रेड्स जो चेंज हो रहा है ये वेरिएशन है। ठीक, अब पूरा बॉडी चेंज हो जाएगा, वो अलग स्पेसिस हो जाएगा, जैसे ह्यूमन और मंकी है ना। तो ह्यूमन और मंकी दोनों का बॉडी ही डिजाइन अलग है, तो वो स्पेसिस हो जाएगा। और एक स्पेसिस के अंदर जैसे ह्यूमन के अंदर अगर चेंजेस दिख रहा है तो वेरिएशन, तो वेरिएशन आपका इसी के कारण होता है। ठीक है, यानी हम लोग सिमिलर है पेरेंट्स का, बट टोटली सिमिलर नहीं हो सकते, कुछ चेंजेज है उन्हीं का। टोटल आपका DNA जीन सब उन्हीं का है, लेकिन एक न्यू पैटर्न में अरेंज है, तो वो चेंजेस दिखिएगा। समझ में आ रही है? ठीक, अब आते हैं जेनेटिक्स। तो जीन के कारण हम लोग में कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो हम लोग जेनेटिक्स में आ जाते हैं। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है उसे हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेरिडिटी। और इसमें बहुत सारे कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं, सिर्फ बॉडी डिजाइन या पेरेंट्स का क्वालिटी ही नहीं, सब चीज़। अगर मेरे अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं तो हो सकता है हम पेरेंट्स से अडॉप्ट किए, मेरे अंदर आया, पेरेंट्स से नहीं, मम्मी पापा या उसकी जनरेशन, इस सारी चीज़ें है ना। ठीक है, मान लीजिए मेरा अगर देखा जाए तो मेरा जैसे प्रॉब्लम है आई विजन का, तो आई विजन ये देखने में मिला है मेरे फादर में, तो ये कैरेक्टर क्या फादर से मेरे में भी ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, मेरा फेशियल शेप मैच किया है मदर से, तो ये कैरेक्टर मुझे कहाँ से आया है? मदर से। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ पेरेंट्स से आपका कैरेक्टर्स ही नहीं, डिजीज भी आते हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में होता है क्या कि स्पेसिफिक कलर को लोग नहीं पहचान पाते हैं, जैसे ग्रीन और रेड, ये सब कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वो उसके पेरेंट्स में ट्रांसफ़र होगा ही होगा। क्या होगा? सॉरी, पेरेंट्स से उसके बच्चे में ट्रांसफ़र हो गई होगा। क्या हुआ? नहीं, जो कलर ब्लाइंड है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, वो ग्रीन और रेड में आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि एक्चुअल में वो कौन सा कलर है। ठीक है, वो बोलेगा कि स्लाइटली येलोइश दिख रहा है या फिर कोई, वो पता ही नहीं चलेगा उसे। क्या? नहीं, हेल्थ का नहीं, वो सिर्फ कलर ही नहीं पहचानेगा। नॉर्मल उसको सारी चीज़ बढ़िया दिखेगा, वो कलर नहीं पहचान पाएगा। ठीक है, जैसे अगर ये रेड कलर है, उसे बोलोगे कौन सा कलर है, तो वो बोलेगा हो सकता है ग्रीन है, या बोलेगा लाइटली ब्लैक है, पहचान नहीं पाएगा ये रेड कलर, बाकी सब सिर्फ वो कलर। ठीक है, तो ये आपका क्या है? कलर ब्लाइंडनेस पेरेंट्स से आ रहा है हम लोग में, ये एक हेरिडिटी के द्वारा यानी जेनेटिकल बीमारी है, जीन्स का डिफेक्ट होने के कारण होता है। और भी है जैसे डायबिटिक, ये भी हम लोग में पेरेंट्स के द्वारा आता है। बार्नलेस, बाल झड़ना, गंजापन, ये भी पेरेंट्स के द्वारा आता है। तो बहुत सारे डिजीज है जो आपको पेरेंट्स के द्वारा हम लोग में ट्रांसफ़र होते हैं। और इसके पीछे रीजन है जो अभी मैं क्रोमोसोम्स के अंदर जो जीन की बात कर रहा था, इसके रीजन, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल ये जीन है। ठीक है, ये सारे कैरेक्टर्स के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैं ऐसा हूँ तो ड्यू टू पेरेंट, यानी हम नालायक हैं तो बापू को बोलेंगे आपके कारण है। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो बहुत सारे टर्म्स हैं जो पहले एक एक करके अभी आप क्लियर कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई। सबसे पहले आया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको डिफाइन करना होगा तो बोल सकते हैं इट इज बाइलेयर्ड। आउटर मोस्ट लेयर है किसका? न्यूक्लियस का। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का सबसे बाहर का लेयर, हाँ बाइलेयर्ड है, 2 लेयर का बना हुआ है। और बाइलेयर्ड में 2 लेयर कौन कौन सा है? तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर।
outer membranes, nucleus membranes or inner nucleus membranes. अब याद करो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग पढ़ रहे थे, तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस पार्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, याद है ना। तो आउटर मेम्ब्रेन ये कंटिन्यूअस बनाएगा, आगे जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्या है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद? न्यूक्लियर पोर। ये क्या है? पोर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो छिद्र है उसको हम लोग, पोर का मतलब छिद्र होता है, हाँ, तो पोर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के छिद्र को, हाँ। अब ये क्या करता है ना कि जैसे मान लीजिए ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो इसमें जो छिद्र है ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। कहाँ? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, इसी के द्वारा आता है, क्लियर। और इसी का ये पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा था, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ये ट्रांसपोर्ट करेगा मटेरियल को, ठीक है। इसका फंक्शन देख लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। हाँ, नेक्स्ट क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस का प्लाज्म, यहीं पे न्यूक्लियस का सारा मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा। क्या होगा? हाँ, प्लाज्म है, फ्लूइड है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन देखने को मिलेगा, दिखेगा ना, फ्लूइड ऑफ न्यूक्लियस। यह है मेटाबॉलिक साइट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन इसी को अंदर दिख हो रहा है। नेक्स्ट क्या है? क्रोमैटिन। एक पतला सा लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जेनेटिक मटेरियल होगा। क्रोमैटिन क्या है ये? लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट क्रोमैटिड, अच्छा ना, न्यूक्लियोलस। ये स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर होगा ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का छोटा सा स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्रोमैटिड। क्रोमैटिड क्या है? क्रोमैटिन का एक टुकड़ा है, यही है ना। क्रोमैटिड क्या है? क्रोमैटिन का एक टुकड़ा है, पीसेस ऑफ क्रोमैटिन। नेक्स्ट फिर आ जाएगा क्रोमोसोम। अब पेयर ऑफ क्रोमैटिड बनाएगा क्रोमोसोम, यही है ना। नहीं समझे? हाँ, ये क्रोमैटिन, ये छोटे छोटे टुकड़े में टूटा तो क्रोमैटिड, और दो क्रोमैटिड आपस में मिलेगा तो बनाएगा क्रोमोसोम।
यहाँ तक अभी सब देखें, तो जो जो लिखना है लिख। यहाँ तक के आज का क्लास आपको छोड़ूंगा मैं।